कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम जो है वो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है उसका चैप्टर नंबर 8 करेंगे और ये जो है वो BA BSc की जो मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का पोर्शन है उस पे हमारा जो है वो लेक्चर है और ये कंप्लीट लेक्चर करेंगे हम इस पे मैक्सिमा के बारे में पढ़ेंगे, मिनिमा के बारे में पढ़ेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में पढ़ेंगे, कम से कम औसत लागत कैसे मालूम की जाती है, कम से कम जो है मुख्तम लागत कैसे मालूम की जाती है, कम से कम जो है वो कुल लागत कैसे मालूम की जाती है। फिर जो है वो हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का तरीका जो है वो देखेंगे कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे मालूम की जाती है। फिर हम जो है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बाद जो है वो अगर गवर्नमेंट जो है वो टैक्स लगा दे या गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे दे तो उसके बाद जो है वो मुनाफा क्या होगा उसके बारे में जो है वो डिस्कस करेंगे। सिंपली यू कैन से दैट कि हम जो है वो कंप्लीट चैप्टर जो है वो इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जो है वो एंड तक जो है वो देखिएगा और अगर जो है ये पसंद आए तो इसको जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलें जी, हम जो है वो मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में जो है वो डिस्कस करते हैं। पहले जो है वो मैक्सिमा क्या है, मैं लिख लेता हूँ। मैक्सिमा, मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जी। मैक्सिमा क्या है? जब कोई तफ़ाइल अपनी इंतहाई बुलंदी पर वाक़ हो, जब कोई तफ़ाइल अपनी इंतहाई बुलंदी पर वाक़ हो तो उसको क्या कहते हैं? मैक्सिमा कहते हैं। यानी जब कोई तफ़ाइल अपनी इंतहाई बुलंदी पर हो। फ़र्ज़ करो कि ये जो है वो एक जो है वो पॉइंट में हमने बनाया है डायग्राम, इस तरह से है। तो इसमें जो है वो ये पॉइंट जो है वो इंतहाई बुलंदी पे है, तो ये क्या होगा? ये मैक्सिमा होगा। ये क्या होगा? मैक्सिमा होगा। एक तो पहली बात ये होगी। और मिनिमा क्या है? मिनिमा में जब कोई तफ़ाइल जो है अपनी इंतहाई पस्ती पे वाक़ हो तो उसे क्या कहते हैं? मिनिमा कहते हैं। जैसे जो है वो इस तरह से है। इसमें ये पॉइंट क्या है? ये इंतहाई पस्ती पे है। ये पॉइंट क्या होगा? इसका नाम फ़र्ज़ करो मैं ए रख देता हूँ। ये ए पॉइंट क्या है? ये मिनिमा है। जब कोई तफ़ाइल अपनी इंतहाई पस्ती पर वाक़ हो तो वो क्या होगा? मिनिमा होगा। और तीसरा पॉइंट क्या है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। यहाँ पे जो है मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन लिखता हूँ कि ना तो मैक्सिमा हो ना ही मिनिमा हो, बल्कि इनकी दरमियानी कैफियत हो, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। जैसे जो है वो मैं यहाँ पे जो है वो आपको बना के दिखा देता हूँ। तो फाइल कोई भी कि इस तरह से है। अब देखें, एक तो ये पॉइंट है, ना तो अपनी इंतहाई बुलंदी पे है ना ही पस्ती पे है, और एक ये पॉइंट है। ये पॉइंट यानी या तो उसके गिरने का रुझान होता है या उसके बढ़ने का रुझान होता है। ये पॉइंट है, ये क्या कहलाएगा? ये ना मैक्सिमा होगा ना मिनिमा होगा, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो मेरा ख्याल है कि इनकी डेफिनेशंस आपको समझ आ गई होंगी। अब जो हम देखते हैं इनके रूल्स क्या हैं, इनकी शराइत क्या हैं। तो पहला जो मैक्सिमा की शर्त है कि पहला डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो के बराबर होगा। यानी तफ़ाइल का पहला डेरिवेटिव dy/dx = 0। ये पहली कंडीशन है और ये नेसेसरी कंडीशन है। यानी इसकी मैक्सिमा की नेसेसरी कंडीशन क्या है कि तफ़ाइल का पहला डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर हो? 0 के। और दूसरी इसकी कंडीशन क्या है? दूसरी शर्त क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस दैन 0 हो। मैक्सिमा की दूसरी कंडीशन क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस दैन 0 हो। इसी तरह जो है मिनिमा का देखें कि इसकी जो पहली कंडीशन है वो ये है कि तफ़ाइल का पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर हो।
ये नेसेसरी कंडीशन है। और सफिशिएंट कंडीशन क्या है, दूसरी शर्त क्या है कि सेकंड डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 हो। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। मैक्सिमा में पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर, मिनिमा में भी पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर। अब मैक्सिमा में दूसरा डेरिवेटिव लेस देन 0, मिनिमा में दूसरा डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0। तो ये क्लियर हो गया। अब अगर कोई तफ़ाइल जो है उसका पहला डेरिवेटिव जो है dy/dx इज़ इक्वल टू 0 हो, दूसरी कंडीशन ये नेसेसरी कंडीशन, दूसरा सेकंड डेरिवेटिव भी 0 के बराबर हो, सेकंड डेरिवेटिव भी 0 के बराबर हो, लेकिन तीसरा डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर ना हो, या वो 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो। तो ये क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है जी। तो पहला क्या है, 0 के बराबर हो, दूसरा क्या हो, वो भी 0 के बराबर हो। तो ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये तो था सिंपल जो मैंने आपको बताया। अब हम जो है वो कोई भी वैल्यूज़ लेके जो है वो इसको सॉल्व करते हैं कि इसको सॉल्व जो है वो कैसे करें जी। अब मैं जो है वो तीनों को इकट्ठा जो है वो शो करता हूँ कि तीनों इकट्ठा जो है एक ही डायग्राम से इसकी मैं वजाहत करता हूँ कि मैक्सिमा क्या है, मिनिमा क्या है और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या है। अगर जो है वो ये वाली कंडीशन हो तो इसमें ये जो पॉइंट है ये क्या है, होगा मैक्सिमा, क्योंकि ये ऐसा तफ़ाइल का पॉइंट है जो अपनी इंतहाई बुलंदी पर है। इसमें ए पॉइंट क्या है, मैक्सिमा है, और ये जो ये बी पॉइंट है ये क्या है, मिनिमा है, क्योंकि ये ऐसा पॉइंट है जो कि अपनी इंतहाई पस्ती पे वाक़ई है। और ये वाला जो ए से बी की गिरावट है, ये वाला, ठीक है, ये वाला, या ये भी क्या है, मैक्सिमा है, ये भी मैक्सिमा है, ये भी क्या है, मैक्सिमा है। अब ए से बी के दरमियान जो है ये जो गिरावट है, या बी से सी की तरफ जो बढ़ रहा है, ये दोनों पॉइंट जो है वो क्या कहलाएंगे, ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाएंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अब जो है वो मैथमेटिकल जो है वो मैं इसकी वजाहत जो है वो करता हूँ कि मैथमेटिकल जो है इसकी वजाहत जो है वो कैसे होगी जी। जी अब मैंने ये एक एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर है 1 इसी चैप्टर की, y इज़ इक्वल टू x³ - 3x² + 5। अब हमने देखना है कि क्या ये जो तफ़ाइल है ये मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। अभी हम क्या करेंगे, हमने कंडीशंस पढ़ी कि तफ़ाइल का पहला डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर हो, इसका मतलब है पहला डेरिवेटिव लेंगे, दूसरा डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर दैन 0 होगा तो मिनिमा होगा, लेस दैन 0 होगा तो मैक्सिमा होगा, इसका मतलब हम दूसरा डेरिवेटिव भी लेंगे, और जो है वो फिर हम देखेंगे कि ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। चलें जी, हम जो है वो पहला डेरिवेटिव लेते हैं। तो साथ में लिख लें कि पहला डेरिवेटिव लेने से, पहला तफरकीसा लेने से, टेकिंग फर्स्ट डेरिवेटिव, ओके, dy/dx, ये पहला डेरिवेटिव है, इसे y1 कह लेते हैं, y1 इज़ इक्वल टू जी d/dx, y की जगह y की वैल्यू लिख ली, x³ - 3x² + 5 जी। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर में जो है वो बिल्कुल तफसील से जो है वो बयान किया हुआ कि कैसे कैसे जो है वो डेरिवेटिव लेने हैं। तो अब जो है वो मैं डायरेक्ट इनका जो है वो डेरिवेटिव ले लेता हूँ जी। x³ का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये जो क्यूब है, ये जो पावर है, इसको जो है बेस से ज़रब देते हैं, क्या आ जाएगा, 3x²। ये मैं अब डायरेक्ट ले रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 3x² माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 6x पावर में से एक निकाल दें, क्या आ जाएगा, 6x आ जाएगा। और 5 का डेरिवेटिव क्या आएगा, 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये पहला डेरिवेटिव आ गया। आगे लिखें अब हम दूसरा तफरकीसर लेते हैं, साथ लिख लें, अब हम दूसरा तफरकीसर लेते हैं। तो y2 लेते हैं जी। दूसरा तफरकीसर क्या होगा जी, इसी का दूसरा तफरकीसर ले लें, 2 को इससे मल्टीप्लाई करें, 6x आ जाएगा।
माइनस इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। तो ये हमने पहला डेरिवेटिव लिया, ये दूसरा डेरिवेटिव लिया। तो कंडीशन क्या है, कंडीशन सब की यही है कि पहला डेरिवेटिव जो है किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। तो वो हम करके देखते हैं जी। पहला डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर हो। पहली कंडीशन के मुताबिक जो नेसेसरी कंडीशन है वो नेसेसरी है, वो हर हाल में होनी है कि पहला डेरिवेटिव डी वाई ओवर डी एक्स किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो जी। पहला डेरिवेटिव क्या है, पहला डेरिवेटिव है जी 3x² माइनस 6x इज इक्वल टू 0 कर लो। इसमें से कॉमन क्या आता है, दोनों में 3x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 2 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। क्योंकि 3x को x माने 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो तो क्या आएगा 3x² माइनस 6x आ जाएगा। अब जो है वो इसको ऐसे लिख सकते हैं 3x इज इक्वल टू 0 और x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 0/3 और ये क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2। माइनस 2 उधर चला गया, उधर जाकर जो प्लस का 2 हो गया। अब ये x इज इक्वल टू क्या है 0 है और ये x इज इक्वल टू क्या है 2 है। तो x की हमारे पास 2 वैल्यू आ गई। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये जो x की 2 वैल्यू आई हैं इनको हमने जो है वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखना है कि किस x की वैल्यू पे आपका सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर दैन 0 आता है या लेस दैन 0 आता है। चलें जी, अगर हम x बराबर 0 पुट करें सेकंड डेरिवेटिव, पहले तो मैं यहाँ पे जो है वो सेकंड डेरिवेटिव लिख लेता हूँ जी। y2 क्या है, सेकंड डेरिवेटिव क्या है 6x माइनस 6। अब इफ़ x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x की 2 वैल्यू है ना, एक x की वैल्यू 0 और एक x की वैल्यू 2 है। अगर हम x की जगह 0 पुट करें तो y2 सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है जी, करके देखें जी। 6x की जगह 0 पुट किया तो क्या आ गया, ये -6 आ गया। -6 इज लेस दैन 0 जी। तो बताओ कि ये क्या होगा, मैक्सिमा होगा मिनिमा होगा, क्योंकि कंडीशंस पड़ी हैं कि अगर पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर हो, दूसरा जो है वो लेस दैन 0 हो, तो वो क्या होगा मैक्सिमा। क्या लिखेंगे यहाँ पे, सो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0। ओके, क्लियर हो गया। सो मैक्सिमा एट x इज इक्वल टू 0। अब हम जो है वो अब एक x की वैल्यू तो पुट करके देख ली सेकंड डेरिवेटिव में, अब x की दूसरी वैल्यू पुट करके देखते हैं। तो जी अब एट x इज इक्वल टू 2, सेकंड डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर आता है जी 6x माइनस 6 है ना। तो x की जगह 2 पुट करके देख लें, ये 12 माइनस 6 किसके बराबर आ गया 6। 6 इज ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब है x इज इक्वल टू 2 पे दूसरा डेरिवेटिव 0 से बड़ा है, और अगर सेकंड डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा तो वो क्या होगा, मिनिमा होगा। वो इसकी जो है वो सफिशिएंट कंडीशन है। क्या लिखेंगे, सो मिनिमा एट x इज इक्वल टू 2। क्लियर। तो जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये मैक्सिमा या मिनिमा का कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ आ गया होगा। अब हम एक और एग्जांपल या क्वेश्चन लेके जो है वो मैक्सिमा, मिनिमा या पॉइंट एंड इन्फ्लेक्शन को हल करते हैं जी। अब हम इसका जो है एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है, y इज इक्वल टू x³ माइनस 12x² प्लस 36x प्लस 8। अब हमने बताना है कि क्या जो है मैक्सिमा है, मिनिमा है या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। तो पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे। टेकिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव y1 क्या है, या dy ओवर dx क्या है जी डेरिवेटिव ले लें। मैं डायरेक्ट ही डेरिवेटिव लेने लगा हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, इसका 3x का स्क्वायर आ गया माइनस इसका क्या आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये 24x हो जाएगा इस, और इसका क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा, और 8 का क्या होगा 0 लिखने की ज़रूरत ना है। अब जो है वो इसका सेकंड डेरिवेटिव, टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव y2 dy ओवर d2y ओवर dx का स्क्वायर जी। सेकंड डेरिवेटिव क्या आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 6, पावर में से 1 निकाल दें, -24। ये पहला डेरिवेटिव आ गया, ये क्या आ गया दूसरा डेरिवेटिव आ गया। अब कंडीशंस क्या थी, 2। पहली क्या थी कि तोफाइल का पहले डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए। दूसरी क्या कि अगर ग्रेटर दैन 0 होगा तो मिनिमा होगा, अगर लेस दैन 0 होगा तो मैक्सिमा होगा। तो दूसरी पे तो बाद में जाते हैं ना, तो पहले तो पहली कंडीशन जो है उसको फुलफ़िल करके देखते हैं
पहली क्या है कि तोफ़ाइल का पहला डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहला डेरिवेटिव जो है वो क्या है, ये 3x² माइनस 24x प्लस 36, इसको 0 के बराबर कर लेंगे। हाँ जी, अब जो है वो इसकी तजज़ी आप कर सकते हैं, तजज़ी के तरीके से कर सकते हैं। 36 को इससे ज़रब दें, 36 को 3 से ज़रब दें, क्या आ जाएगा 108, इस 108x का स्केयर, इसको हमने साइड पे रख लिया। तजज़ी आप सबको करनी आती है। तो ये जो दरमियान में इसके दो जोड़े बनाएं कि जमा या तफरीक करें तो ये 24x आए, मल्टीप्लाई या तकसीम करें तो ये कितना आए 108x का स्केयर आए जी। तो जी तजज़ी कर लें जी, या इसको जो है वो आप वो जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक फार्मूला उससे भी हल कर सकते हो जी। तो इसके जो है वो दो जोड़े बनाएं तो क्या बनते हैं जोड़े जी। तो इसके एक तो -18x -6x, ये देखें, या ऐसे कर ले -6x -18x, ये कर लेते हैं। ये -6x और -18x -24x हो जाएंगे। -6x को -18x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108x का स्केयर हो जाएगा जी। तो अब कर लेंगे आगे हल, 3x² माइनस, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, ये लिख लें -6x -18x प्लस का ये क्या है 36 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। अब इसमें से कॉमन क्या आता है 3x, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 2 माइनस, इसमें से कॉमन क्या आता है जी 18 आ गया, यहाँ पे क्या बचा x, यहाँ पे क्या बचा 2 इज इक्वल टू 0। अब एक तो 3x -18 हमारे पास बन गया और एक क्या आ गया x -2 इज इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 के बराबर रख लें, 3x -18 इज इक्वल टू 0 और x -2 इज इक्वल टू 0। अब जो है वो 3x -18 उधर जाकर क्या हो जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा और ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2 उधर जाकर 2 हो जाएगा। अब ये x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये 18, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर तकसीम हो जाएगा। तो ये x इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 6 और ये क्या है 2। x की दो वैल्यू आ गई। हमने पहली कंडीशन जो थी नेसेसरी कंडीशन उसको जो है वो देख लिया, पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखे। अब हमने क्या करना है सेकंड डेरिवेटिव में पुट करनी है ये जो x की वैल्यूज़ है। ओके, इफ़ x इज इक्वल टू 2, पहले मैं 2 पुट करता हूँ। इफ़ x इज इक्वल टू 2 देन सेकंड डेरिवेटिव y2 किसके बराबर आ जाएगा 6, x का 2 पुट करें -24 है तो ये किसके बराबर आ गया, ये 12 में से 24 निकाले तो -12। तो इसका मतलब है y2 किसके बराबर आया है -12 विच इज़ लेस देन 0। अब अगर जो है सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 हो तो बताओ क्या होगा, मैक्सिमा होगा, मिनिमा होगा या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा जी। तो पहली कंडीशन जो है वो पहले 3-4 मिनट के अंदर अंदर जो हमने कंडीशन बताई थी उसमें क्या था कि अगर जो है पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर हो, दूसरा जो है वो लेस देन 0 हो तो ये मैक्सिमा होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सो मैक्सिमा एट x इज़ इक्वल टू 2। अब x इज इक्वल टू 2 तो पुट करके देख लिया, मैक्सिमा आ गया। अब हमने सेकंड डेरिवेटिव में x इज इक्वल टू 6 पुट करके देखना है कि x इज इक्वल टू 6 पुट करके देखें क्या आता है जी। अभी हम जो है वो पुट करते हैं जी, ये देखें सेकंड डेरिवेटिव आपके पास है जी y2 इज इक्वल टू 6x -24। अब एट x इज इक्वल टू 6 ये पुट करके देखें, x इज इक्वल टू 6 एट x इज़ इक्वल टू 6, y2 या सेकंड डेरिवेटिव किसके बराबर आता है 6, x की जगह 6 पुट करें -24 तो ये 36 -24 ये कितना आ गया 12 इज़ ग्रेटर दैन 0। सो क्या मतलब है कि ये मिनिमा है। सो मिनिमा एट x इज़ इक्वल टू 20 x इज इक्वल टू 6।
तो जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो मैक्सिमा, मिनिमा और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ये टॉपिक्स आपको क्लियर जो है वो हो गए होंगे। अभी मैं बुक से आपको दिखाता हूँ कौन से जो है वो क्वेश्चंस हैं जो आप जो है वो इजीली जो है वो कर सकते हैं। तो जी ये बुक के जो है वो क्वेश्चन ये देखें। जी तो ये देखें, ये जो है वो क्वेश्चन है, खामदार नुक्ते पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मफहूम बयान करें और दर्ज अल की इंतहाई कदरें और खामदार नुक्ते मालूम करें। ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है, ये तीसरा है। आपने क्या करना है, इनका पहला डेरिवेटिव ले लिया, फिर दूसरा ले लिया, फिर पहले को ज़ीरो के बराबर रखेंगे, ठीक है। एक्स की दो वैल्यू आ जाएंगी, उसको जो है वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपको पता चल जाएगा मैक्सिमा है या मिनिमा है। इसी तरह आगे वाला क्वेश्चन लिखा उसने कि मंदरजा फ़ाइल के बुलंद तरीन, पस्त तरीन और खामदार नकात मालूम करें। तो ये भी वही क्वेश्चन है, वाई इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस। ये तीनों क्वेश्चन भी इजी हैं, हल हो जाएंगे। फिर आगे मंदरजा फ़ाइल की इंतहाई कदरें मालूम करें। तो इंतहाई कदरें एक्सट्रीम वैल्यूज़ होती हैं और वो भी यही हैं, या तो मैक्सिमा होगा, ये भी एक्सट्रीम वैल्यू है, या मिनिमा होगा, या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। तो ये A B C D 4 सवाल ये हैं। तो ये आप बड़े आसानी से कर सकते हैं अगर जो है इन्हीं रूल्स को फॉलो करेंगे। तो अब मेरा ख्याल है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी। ना समझ आए तो कमेंट बॉक्स में जो है वो लिखिएगा, समझा देंगे। अगला टॉपिक जो हमारा शुरू होगा वो मसारफ़ पैदाइश को कम से कम करने का मसला है, उसको अभी हम डिस्कस जो है वो करने लगे हैं। जी अब जो है वो नेक्स्ट टॉपिक इसका करते हैं, इसी चैप्टर का, मसारफ़ पैदाइश को कम से कम करने का मसला, कॉस्ट मिनिमाइजेशन। कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्या है कि कोई भी फर्म है उसका मकसद क्या होता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाना। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाने के लिए वो हर तदबीर इख्तियार करती है। वो क्या करती है, वो अपने टोटल रेवन्यूज़ को बढ़ाती है, उसके साथ साथ जो है वो कॉस्ट को मिनिमाइज़ करती है, मसारफ़ पैदाइश को मिनिमाइज़ करती है। और मसारफ़ पैदाइश क्या होते हैं, किसी चीज़ को पैदा करने पे जो लागत आती है, जो ख़र्चा आता है, वो क्या कहलाता है, मसारफ़ पैदाइश कहलाता है। जैसे ये मार्कर है, इस पे जो है वो, इसको पैदा करने पे जो है वो जो भी ख़र्चा आ रहा है, इसमें इंक डल रही है, इसमें ये यूज़ हो रहा है, इसमें ये वाला यूज़ हो रहा है, इसके अंदर जो फोम है वो यूज़ हो रहा है, और जो मुलाजमीन को तनख्वाहें दी जा रही हैं, ये सारी किस में आती हैं, ये इसकी कॉस्ट में आएंगी। वो दोनों तरह की, फ़िक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट में भी आएगी। ये तो मसारफ़ पैदाइश है। अब इसको कम से कम कैसे किया जाएगा, तो अब हम इसको जो है वो आगे तफसील से पढ़ेंगे कि मसारफ़ पैदाइश को कम करने के लिए जो है वो, और यह मसारफ़ पैदाइश कम से कम कैसे होते हैं, उसके लिए ज़रूरी है कि तफ़ाइल का पहला डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर हो और दूसरा जो है वो ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। क्या हो, पहला डेरिवेटिव dy/dx इज़ इक्वल टू क्या हो, ज़ीरो हो, जबकि दूसरा ग्रेटर देन ज़ीरो हो। तो कॉस्ट क्या होगी, मिनिमाइज़ हो जाएगी। कॉस्ट मिनिमाइजेशन क्या है, पहला डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर हो, दूसरा ज़ीरो से बड़ा हो। ये मैंने एक जनरल लिख दिया आपको। अब चूंकि कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर रहा है तो उसमें जो है वो एवरेज कॉस्ट को मिनिमाइज़ करेगा। तो क्या करेंगे कि AC का पहला डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो के बराबर हो। अब AC का दूसरा डेरिवेटिव जो है वो क्या हो, ग्रेटर दैन ज़ीरो हो। तो ये क्या होगी, एवरेज कॉस्ट मिनिमाइजेशन होगी। देखिए ना, तीन तरह की कॉस्ट होगी, एक एवरेज कॉस्ट होती है, मार्जिनल कॉस्ट है और टोटल कॉस्ट है। अब एवरेज कॉस्ट मिनिमाइज़ कैसे होगी कि अगर तफ़ाइल का पहला डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो के बराबर हो, दूसरा डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो से बड़ा हो। और मार्जिनल कॉस्ट कैसे मिनिमाइज़ होगी कि पहला डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो के बराबर हो और दूसरा डेरिवेटिव जो है वो, ये पहला डेरिवेटिव ज़ीरो के बराबर हो और दूसरा डेरिवेटिव जो है वो क्या हो, ज़ीरो से बड़ा हो। और टोटल कॉस्ट मिनिमाइज़ कैसे हो सकती है कि अगर टोटल कॉस्ट का पहला डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो के बराबर हो, दूसरा डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो से बड़ा हो। तो ये चीज़ें जो हैं हम आगे एग्जाम्पल से इसकी वजाहत जो है वो करते हैं। अब पिछले लेक्चर में मैं बता चुका हूँ कि एवरेज कॉस्ट क्या होती है। अगर टोटल कॉस्ट पे पैदावार की इकाइयाँ तकसीम कर दें तो एवरेज कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट क्या है, अगर टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव लेंगे तो मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा। और टोटल कॉस्ट क्या है, अगर एवरेज कॉस्ट को पैदावार की इकाइयों से ज़रब दे दें तो वो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अभी हम आगे क्वेश्चन से इसकी वजाहत करते हैं। जी
आपको औस मुसारफ का फाइल दिया गया है AC इज इक्वल टू 40 माइनस 6Q प्लस Q का स्केयर। कहता है कि कम से कम औस लागत मालूम करें। क्या करें? कम से कम औस लागत मालूम करें। तो कम से कम औस लागत मालूम करने के लिए हमने जो है वो देखा था, क्या देखा था कि AC का पहला डेरिवेटिव किसके बराबर हो? पहला डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर और दूसरा डेरिवेटिव जो है वो 0 से बड़ा हो, तो औस मुसारफ कम से कम हो जाएंगे। अब इसका पहला डेरिवेटिव लें जी, डेरिवेटिव ऑफ AC विद रिस्पेक्ट टू Q आ रहा है DQ जी, पहला डेरिवेटिव, या इसको ऐसे लिख दें AC डैश लिख लें। हाँ जी, किसके बराबर आएगा? 40 का 0 आ जाएगा, माइनस 6 का क्या आ जाएगा? माइनस 6 प्लस Q स्क्वायर का क्या आ जाएगा? 2Q। ये तो इसका आ गया पहला डेरिवेटिव। अब जो है वो साथ साथ लिखते जाना है कि औस मुसारफ का पहला तफरकी सर लेने से, फिर औस मुसारफ का दूसरा तफरकी सर लेने से, यानी सेकंड डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर होगा? माइनस 6 का 0 आ जाएगा प्लस 2Q का कितना आ जाएगा? 2। आप देखें कि पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए कम से कम औस मुसारफ के लिए, दूसरा क्या होना चाहिए? ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे देखें कि यहाँ पे तो हमें पहले ही पता चल गया कि दूसरा डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर दैन 0 है, यानी दूसरी शर्त तो पहले ही पूरी होगी। अब जो पहली शर्त पूरी करें, पहली शर्त क्या थी कि पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखें। तो पहला डेरिवेटिव जो है वो क्या है? माइनस 6 प्लस 2Q, इसको किसके बराबर रख लें? 0 के, यानी पहला डेरिवेटिव जो है वो, यानी AC का जो पहला डेरिवेटिव है उसे 0 के बराबर रखा, ये हमने रख लिया। अब जो है वो 2Q किसके बराबर आ जाएगा? 6 के बराबर आ जाएगा, माइनस 6 उधर चला जाएगा। ओके, Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 6/2 आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 आ गया। बस ये क्वांटिटी है, बस ये मिकदार है, ये वो मिकदार है जहाँ पे औस मुसारफ कम से कम होगा। अब औस मुसारफ के तफ़ाइल में Q को पुट कर दें। अब औस मुसारफ का तफ़ाइल क्या है? AC बराबर है 40 माइनस 6Q प्लस Q का स्केयर। तो 40 माइनस 6Q Q की जगह जो है वो क्या पुट करें? Q की वैल्यू क्या है? 3 प्लस Q का स्केयर, 3 का स्केयर। तो ये 40 माइनस 6 को 3 से ज़रब दें, 18 आ गया, 3 का स्केयर 9 आ गया। तो ये कितना आ गया? 40 में से ये निकाले, कितना आ गया? 22 और 9 31। तो क्या लिखेंगे? बस कम से कम औसत मुसारफ 31 हैं। तो हमने कम से कम औस मुसारफ जो है वो मालूम कर लिए। अब मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ कि कौन से क्वेश्चन जो है आप कर सकते हो कम से कम औस मुसारफ के। तो ये देखें जी, ये हमारे पास जो है ये एक एक्सरसाइज है, इसमें वो कहता है कि कम से कम औस लागत मालूम करें। AC बराबर है Q स्क्वायर माइनस 4Q प्लस 2 14। ये क्वेश्चन इजीली हल हो जाएगा। वैसे ही करना है, औस मुसारफ का पहला डेरिवेटिव लेना है इसका, फिर दूसरा लेना है, पहले को 0 के बराबर रखना है, Q की वैल्यू आ जाएगी, उसको सेकंड डेरिवेटिव पे पुट करके देखें। जिस Q की वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 होगा वहाँ पे औस मुसारफ कम से कम होगा। Q की वैल्यू आ गई, उसके बाद आपने AC में पुट कर देना है। अब आगे TC दिया गया है, तो इसी का भी कहते हैं कम से कम औस लागत मालूम करें। तो TC का पहले AC निकाल लें। TC का AC कैसे निकालेंगे? ये Q स्क्वायर, ये जो AC है इस, ये जो TC है इसका बटा Q करेंगे, इसको ओवर Q करेंगे तो आपके पास औस मुसारफ जो है वो मालूम हो जाएगा। क्लियर होगी बात? तो ये था कम से कम जो है वो औस लागत मालूम करने का तरीका। अब हम जो है वो कम से कम मुख्तम लागत और कम से कम कुल लागत मालूम करते हैं जी। अब हम जो है वो कम से कम मुख्तम लागत मालूम करते हैं। पहले हमने क्या किया? कम से कम औस लागत मालूम किया है। अब कम से कम मुख्तम लागत, तो कम से कम मुख्तम लागत, इसके लिए सारी बात हमारे पास MC होना चाहिए। तो लेकिन इसने MC नहीं दिया, इसने कहा कि AC बराबर है, ये लें जी, AC बराबर है Q स्क्वायर माइनस 5Q प्लस 14, Q स्क्वायर माइनस 5Q प्लस 14।
क्या ये रहा है हमें कि कम से कम मुख्तम लागत मालूम करें, कम से कम मुख्तम लागत। तो इसका मतलब है एसी तो हमारे पास है, तो एसी से टीसी बना लें। टीसी किसके, और टीसी का डेरिवेटिव लेंगे तो एमसी आ जाएगा। अब टीसी किसके बराबर होता है, टीसी बराबर होता है एसी मल्टीप्लाई बाय क्यू। अब एसी आपके पास है, एसी क्या है, एसी आपके पास है क्यू स्केयर माइनस 5Q प्लस 14। इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, क्यू से। तो क्या आ गया, क्यू क्यूब माइनस 5Q स्केयर प्लस 14Q। ये हमारे पास टीसी आ गया। लेकिन करना क्या है, हमने कम से कम मुख्तम लागत मालूम करनी है। और जब हमने कम से कम मुख्तम लागत मालूम करनी है तो उसके लिए हमारे पास एमसी का होना ज़रूरी है, मुख्तम लागत का होना ज़रूरी है, मार्जिनल कॉस्ट का। तो एमसी किसके बराबर होता है, एमसी होता है टोटल कॉस्ट का डेरिवेटिव ले लें। ये जो टोटल कॉस्ट है इसका क्या ले लें, डेरिवेटिव ले लें जी, ले रहे हैं हम, इसका ले लें। ये 3Q स्केयर आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा -5, ये 3Q स्केयर आ जाएगा। ये क्या हो गया, ये अच्छा ये स्केयर है, तो ये क्या हो गया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो गया जी 10Q प्लस का ये क्या आ गया 14। तो ये हमारे पास MC आ गया। अब वही रूल कि MC का पहला डेरिवेटिव लें, फिर MC का दूसरा डेरिवेटिव लें। पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए, दूसरा डेरिवेटिव जो है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए। ग्रेटर दैन 0 होगा तो मुख्तम लागत कम से कम होगी। चलें जी, पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखें ना पहले। हाँ जी, MC का पहला डेरिवेटिव लें, MC का पहला डेरिवेटिव लें। पहले तो MC इधर लिख लेता हूँ मैं, 3Q स्केयर माइनस 10Q प्लस का 14। इसका पहला डेरिवेटिव ले लें MC का, MC का फर्स्ट डेरिवेटिव जी, ये क्या आएगा, ये आ जाएगा 6Q। ये क्या आ जाएगा इसका 10, इसका क्या आ जाएगा 0। 0 लिखने की ज़रूरत ना है। अब जो है वो क्या करें कि MC का दूसरा डेरिवेटिव ले लें, टेकिंग सेकंड डेरिवेटिव ऑफ मार्जिनल कॉस्ट। सो MC का सेकंड डेरिवेटिव किसके बराबर आया 6। कंडीशन क्या है, कंडीशन है कि मार्जिनल कॉस्ट का, मुख्तम लागत का दूसरा डेरिवेटिव 0 से बड़ा होना चाहिए। तो यहीं पे बड़ा हो गया, इसका मतलब है जो सफिशेंट कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन थी, वो पूरी यहीं पे हो गई। अब हम पहली कंडीशन को पूरा करते हैं। पहली कंडीशन क्या है कि MC का जो है वो क्या करना है आपने, पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए। तो पहला डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर करके देख लें, यानी MC का पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर क्या है, 6Q माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 6Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10/6। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, 1.67। 10/6 क्या होता है, 1.67 या 1.666667। तो इसे आप 1.67 लिख सकते हैं। तो अब ये जो Q की वैल्यू आई है 1.67, इसको क्या करना है, MC में दर्ज कर दें, क्योंकि मालूम क्या करना है, मालूम करना था कम से कम मुख्तम लागत। क्या मालूम करना था, कम से कम मुख्तम लागत। तो कम से कम मुख्तम लागत इस तभी मालूम होगी जब हम ये जो क्वांटिटी हमारे पास आई है उसको इसमें जो है वो दर्ज कर देंगे, पुट कर देंगे जी। अभी जो है हम पुट करके देखते हैं। ओके, ये Q बराबर है 1.67, इसको MC में पुट करना है। कैलकुलेटर भी होना चाहिए हमारे पास जब हम करते हैं। तो 3Q का स्केयर 1.67 का स्केयर माइनस 10Q, Q की जगह क्या पुट कर लें, 1.67 प्लस का क्या आ गया 14 आ गया। अब जो है वो 1.67 का जो है वो स्केयर करें जी। तो क्या किया, Q की जगह इनकी वैल्यू पुट कर ली। 1.67 का स्केयर क्या आता है 2.79, माइनस 10 को इससे मल्टीप्लाई किया 16.7 आ गया, प्लस का 14 हमने साथ लिख लिया। अब क्या है, 3 को इससे मल्टीप्लाई करें 8.37 आ जाता है, माइनस ये लिख लिया। अब इसमें से ये निकाल दें, ये ऐड कर लें तो 5.67 आ गया। तो हमारा हमने मालूम क्या करना था, हमने ये मालूम करना था कि वो मिकदार मालूम करें जहाँ पे MC कम से कम हो, कम से कम मुख्तम लागत मालूम हो। तो हमारी मिकदार क्या आ गई, यानी दो जवाब आ गए ना। हमारी मिकदार Q बराबर आ गया 1.67 और दूसरा जहाँ पे MC कम से कम है तो वो MC हमारा क्या आ गया 5.67। तो ये हमारे जो है वो दोनों क्या आ गया, आंसर आ गया।
ये था कम से कम मुख्तम लागत मालूम करना। अब हम कम से कम कुल लागत मालूम जो है वो करते हैं जी। हाँ, अब हम जो है वो कम से कम कुल लागत मालूम करते हैं। कम से कम कुल लागत, कम से कम कुल लागत। तो कम से कम कुल लागत जब मालूम करनी है तो उसका भी वही क्राइटेरिया है कि कम से कम औसत लागत जैसे मालूम की, उसके बाद जो है कम से कम जो है मुख्तम लागत मालूम की। अब हम कम से कम कुल लागत मालूम करते हैं कि पहला क्या करना है कि टीसी, पहला जो कुल लागत है उसका पहला डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर हो, दूसरा डेरिवेटिव 0 से बड़ा हो। तो वो दोनों करते हैं। टीसी का पहला डेरिवेटिव ले लेंगे। टीसी का पहला डेरिवेटिव लिया तो क्या आ गया, इसको जो है वो हाँ जी डी क्यू, बल्कि डायरेक्ट ही ले लें, कोई मसला नहीं है। इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये आ जाएगा क्यू स्क्वायर। इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा 17Q प्लस का 60। ये पहला डेरिवेटिव आ गया। यहाँ पे लिख लें कि कुल लागत का पहला तफरकी सर लेने से, अब कुल लागत का दूसरा तफरकी सर लेने से सेकंड डेरिवेटिव जो है वो किसके बराबर आता है, ये आ जाएगा 2Q, ये क्या आ जाएगा 17 माइनस का 17। ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब क्या करना है, पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख लें तो Q की दो वैल्यू आपके पास आ जाएंगी जी। पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखें जी। पहला डेरिवेटिव क्या है, इसके 0 के बराबर रखें। पहला डेरिवेटिव है क्यू स्क्वायर माइनस 17Q प्लस 60 इज इक्वल टू 0। हाँ जी, अब जो है वो इसको जो है दो तरीक़ों से आप हल कर सकते हो। इसको आप जो है वो फैक्टराइजेशन मेथड से हल कर लो, इसको आप जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हल कर सकते हो। 12 5 के जोड़े बन गए, यानी कि क्यू स्क्वायर माइनस 5Q प्लस 12 माइनस का 12Q माइनस 12Q प्लस 60 इज़ इक्वल टू 0। क्यू स्क्वायर माइनस 5Q माइनस 12Q प्लस 60 इज़ इक्वल टू, आपने जोड़े बनाने हैं। वैसे तो जोड़े आसमानों पे बनते हैं, लेकिन जो आपने यहाँ पे इसके जोड़े बनाने हैं, माइनस 70Q के जोड़े बनाने हैं। और कैसे, 60 को क्यू स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगा 60Q स्क्वायर, ऐसे ही है ना। तो ये जो दरमियान में है इसके दो जोड़े बनाए, इसके दो जोड़े बनाए तो क्या आ गया, एक -5 है, दूसरा -12 है। -5 -12 दोनों को जो है वो जमा या नफ़ी करें तो -17Q आता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 60Q स्क्वायर आता है। ये तरीक़ाकार है। अब जो है वो इसमें से क्या आता है, Q कॉमन आ गया, यहाँ पे Q बचा Q -5, इसमें से -12 कॉमन आ गया तो Q -5 यहाँ पे भी बच गया, इज इक्वल टू 0 आ गया। यानी एक आपके पास आया Q -12 इज इक्वल टू 0 और एक क्या आ गया Q -5 इज इक्वल टू 0। अब ये Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 12 और ये Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 5। हमारे पास Q की दो वैल्यू आ गई। अब क्या था, अब ये था कि तुफाइल का पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर होना चाहिए, वो हमने रख लिया, क्योंकि दो वैल्यू आ गई हमारे पास। अब दूसरा डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, लेकिन दूसरा डेरिवेटिव तो हमारे पास 2Q माइनस 17 है। अब क्या करें, फंस गया ना। नहीं, अब क्या करेंगे, Q की जो दो वैल्यू हैं इसको हमने क्या करना है, इसको इस सेकंड डेरिवेटिव में बारी बारी पुट करके देखना है कि जिस Q की वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर दैन 0 आएगा उसको हमने जो है वो ले लेना है और कुल लागत में जो है वो ऐड कर देना है। अब Q बराबर 12 और 5 आए हैं, इसको जो है वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके जो है हम देखते हैं कि पहला क्या है, सेकंड डेरिवेटिव क्या है, पहले 5 और 12 है ना, पहले Q इज इक्वल टू 5 पुट करते हैं। एट Q इज इक्वल टू 5 सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है जी 2Q, Q की जगह 5 पुट करें -17 तो क्या आ जाएगा 10 माइनस 17 इज़ इक्वल टू -7, -7 इज़ लेस दैन 0। इसका मतलब है अगर हम 5 चीज़ें पैदा करते हैं तो वो हमारे लिए जो है वो हमारी कॉस्ट को मिनिमाइज़ नहीं करेंगी, कॉस्ट को बढ़ाएंगी। तो इसका मतलब है 5 ठीक नहीं है, 5 मिकदार यानी Q बराबर है 5 ठीक नहीं है। तो फिर क्या करें, इसका मतलब है अगला Q की वैल्यू कितनी थी 12। अब 12 पुट करके देखें, यानी सेकंड डेरिवेटिव जो है किसके बराबर है 2Q माइनस 17। अब Q की जगह 12 पुट करें, एट Q इज़ इक्वल टू 12 सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है, हाँ जी Q की जगह 12 पुट कर लें जी, कर लिया तो कितना आ गया 24 में से 17 निकाल दें, कितना आ गया 7 आ गया। तो इसका मतलब है कि 7 जो है वो ग्रेटर दैन 0 है। और दूसरी कंडीशन क्या थी,
कम से कम कुल लागत मालूम करने की कि सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन 0 होना चाहिए, और ये है। अब ये जो Q की वैल्यू ये 12 है, इसको कम से कम मुख्तम लागत मालूम करने के लिए ये जो टोटल कास्ट है, कम से कम कुल लागत मालूम करने के लिए जो आपके पास टोटल कॉस्ट है, इसमें Q बराबर है 12 को पुट कर दें। अब दो जवाब हमारे पास आने चाहिए। पहला तो आ गया Q बराबर कितना आ गया 12, यानी Q बराबर क्या आ गया हमारे पास है 12। अब TC देख लें कि किसके बराबर आता है जी। अब इसमें जो है वो हम इसको पुट करते हैं, और 12 हमने पुट करना है। हमने क्या पुट करना है? Q बराबर 12 पुट करना है जी। तो TC किसके बराबर आता है? 1/3 12 का क्यूब माइनस 8.5 12 का स्केयर प्लस 60 Q की जगह 12 प्लस का 27 जी, प्लस का 27। अब जो है वो इसको आगे जी, तो अब हमने Q की वैल्यू जो है वो पुट कर ली। अब Q की जगह पे हमने ये पुट किया। अब 12 का क्यूब जो है वो 1728 आता है। अब 12 का स्केयर 144 आता है। अब जो है वो क्या करें, इसको हल कर ले। 1/3 इसका ओवर 3 किया तो 576 आ गया। अब 8.5 को 144 से जो है वो मल्टीप्लाई कर ले जी। 144 मल्टीप्लाई बाय 8.5, और ये हमारे पास आ गया है 1224। क्या आ गया? 1224। आगे क्या है? 720, और अगला क्या है? 27। 12 को 60 से 20, 720 आ गया जी। अब ये प्लस माइनस कर लें जी। प्लस माइनस हम करें 576 है, 576 है। इसमें से हमने निकाला 1224, 1224 निकाल दिया। इसमें हमने ऐड किया 720, 720 ऐड कर दिया। इसमें हमने ऐड किया 27, 27 हमने ऐड किया, तो ये बाकी हमारे पास 99 आ गया। इसका मतलब है कि Q बराबर है 12 पे कम से कम कुल लागत हमारे 99 आते हैं। यानी Q बराबर कितना था? 12, और TC कितना आ गया? 99। ये हमारे दो जो है वो आंसर आ गया, क्योंकि हमने क्या मालूम करना था? वो मिकदार मालूम करनी थी, वो मिकदार मालूम करनी थी जहाँ पे कुल लागत कम से कम है, और वो मिकदार क्या है? 12 है। एक 5 आया था Q, एक 12 आया है, तो इसका मतलब 5 नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 पे सेकंड डेरिवेटिव लेस देन 0 था, तो Q बराबर 12 पे सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 था, तो Q बराबर 12 ले लें, और TC कितना आ गया? यहाँ पे 99 आ गया। तो ये था डियर्स हमारा जो है वो मुसारफ़े पैदाइश को कम से कम करने का तरीका। इसमें मैं आपको बताता हूँ कि ये वाले क्वेश्चन जो है आप बहुत इजी जो है वो कर सकते हैं। कम से कम मुख्तम लागत मालूम करें। ये AC दिया गया है, इसका जो है वो आप TC पहले निकालें। TC निकालने के लिए AC को Q से ज़रब दे दें, तो वो जो है वो TC आ जाएगा। TC का डेरिवेटिव लेंगे तो वो मार्जिनल कॉस्ट मुख्तम लागत आ जाएगा। फिर अगला वही तरीका, मुख्तम लागत का पहला डेरिवेटिव लें, फिर दूसरा लें। पहले डेरिवेटिव 0 को बराबर रखें, Q की वैल्यू आ जाएंगी, ठीक है। उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करोगे, जिस Q की वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो ग्रेटर देन 0 हुआ, वो Q की वैल्यू लेके MC मुख्तम लागत के फाइल में पुट कर देना है। अब इसी तरह अगला सवाल है बहुत ईजी। अब कम से कम कुल लागत मालूम करें, तो ये TC दिया गए हैं, ये 3 सवाल हैं। TC का पहला डेरिवेटिव ले लिया, फिर दूसरा डेरिवेटिव ले लिया, पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रख लिया। Q की आपके पास 2 वैल्यू आ गई, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट किया। जिस Q की वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव जो है ग्रेटर देन 0 आया है, वो Q की वैल्यू उठाएं और TC में कुल मसारफ में दर्ज कर दें। तो ये आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो हो चुकी है। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और वो क्या है? वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वो मुनाफे को ज़्यादा से ज़्यादा करने का है। तो वो अभी हम जो है वो लेक्चर देते हैं जी। ज़्यादा से ज़्यादा या बेशतरीन मुनाफा मालूम करना है। तो बेशतरीन मुनाफा मालूम करने के लिए पहली बात तो मुनाफा होना चाहिए ना। मुनाफा किसके बराबर होता है? प्रॉफिट बराबर होता है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। कुल हासिल में से कुल लागत निकालते हैं तो ये होता है मुनाफा। ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कहाँ होगा? जहाँ पे 2 बातें याद रखें डियर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके प्रैक्टिकल में भी आता है, BA के प्रैक्टिकल में, और ये जो है वो मास्टर्स में भी आता है, और ये M.Com के स्टूडेंट्स को भी ये क्वेश्चंस आते हैं। और ये आपके BA में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके प्रैक्टिकल में भी आएगा, आपके पेपर में भी इस तरह के क्वेश्चन अक्सर आते हैं। क्या है? पहली बात, ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मालूम करने के लिए कि जहाँ पे कुल हासिल और कुल लागत के दरमियान फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा हो।
where the difference between total cost and total revenue is maximized, then there will be profit maximization. जब कुल हासिल और कुल लागत के दरमियान फ़र्क क्या हो, ज़्यादा से ज़्यादा हो, तो ये क्या होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा या बेशतरीन मुनाफा है। ये तो पहली बात होगी। और दूसरा पॉइंट क्या है कि जहाँ पे मुख्तम हासिल मुख्तम लागत के बराबर हो, यानी MC किसके बराबर हो, MR के बराबर हो। यानी पहला पॉइंट क्या है कि वेयर द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट इज़ मैक्सिमाइज। ये देखिए, ये टोटल रेवेन्यू है, ये क्या है, टोटल रेवेन्यू है, और ये क्या है, टोटल कॉस्ट है। अब कहाँ पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के दरमियान फ़र्क ज़्यादा है, क्योंकि टोटल कॉस्ट यहाँ पे मिनिमाइज़ है, टोटल रेवेन्यू यहाँ पे मैक्सिमाइज़ है। तो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक, ये जो A से B तक की मैंने लाइन खींची है, यहाँ पे मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा है, ये मुनाफा बेशतरीन है। क्लियर हो गया आप? अच्छा, तो जहाँ पे टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट के दरमियान फ़र्क ज़्यादा से ज़्यादा है, पहला पॉइंट तो ये हो गया। और दूसरा क्या कि जहाँ पे MC MR के बराबर होते हैं, जहाँ पे MC MR के बराबर होते हैं। क्लियर होगी बात? ओके, अब जो है वो हम अब टोटल रेवेन्यू क्या है, टोटल कॉस्ट क्या है और मुनाफा क्या है, ये चीज़ें जो है हम पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। अब जी, मुनाफा क्या है, कुल हासिल में से कुल लागत निकाल दें। फ़र्ज़ करो आपका कुल हासिल, आपकी कोई फैक्ट्री है छोटी सी, उसका जो है कुल हासिल जो है वो 100,000 है, यानी 100 के है, 100 के है, ठीक है। यानी कि क्या है, इसे आप जो है वो 10 लाख भी कह सकते हैं। इसको क्या कह सकते हैं, 100 के, इसका मतलब है 1 लाख है। चलो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, 1000, 10,000, 1 लाख, और टोटल कॉस्ट आपकी है 80,000। तो इसका मतलब मुनाफा क्या होगा, 1 लाख में से 80,000 निकाल दें तो मुनाफा आपका क्या होगा, 20,000। ये तो होगा मुनाफा। लेकिन हमने करना है मालूम बेशतरीन मुनाफा, हमने मालूम करना है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए हमें वो TR दे देगा, TC दे देगा, और हम क्या करेंगे, वो आगे जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन मालूम करेंगे। हम क्या करेंगे, प्रॉफिट का जो है पहला डेरिवेटिव लेंगे, फिर दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, और पहला डेरिवेटिव जो है उसको 0 के बराबर रखेंगे, Q की वैल्यू आ जाएगी, फिर सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। जिस Q की वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस दैन 0 होगा, वो वाली Q को वैल्यू को मुनाफे के तफाइल में पुट करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मालूम हो जाएगा। फिर सुन लें क्या करेंगे, पहले मुनाफे का पहला डेरिवेटिव लेंगे, फिर मुनाफे का दूसरा डेरिवेटिव लेंगे, फिर पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे, Q की हमारे पास 2 वैल्यू आ जाएंगी, वो Q की वैल्यू को हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे। जिस Q की वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस दैन 0 आ जाए, लेस दैन 0 आ जाए, वो वाली Q की वैल्यू लें और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मालूम करने के लिए मुनाफे के तफाइल में उसको पुट कर दें। ये काम आगे हम करने जा रहे हैं जी। तो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि मुनाफे का पहला डेरिवेटिव जो है, प्रॉफिट का पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर हो। फिर बताया था कि सेकंड डेरिवेटिव जो है वो क्या हो, लेस दैन 0 हो। अगर ये होगा तो प्रॉफिट जो है मैक्सिमाइज होगा, अगर ये होगा तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा। ये 2 असूल मद्देनज़र रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार कह रहा हूँ इसको मद्देनज़र रखना है जी। तो प्रॉफिट किसके बराबर है, प्रॉफिट बराबर होता है टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल दें, यानी प्रॉफिट मुनाफा किसके बराबर है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल दें, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल दें जी। कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे अभी हम करते हैं कि प्रॉफिट बराबर है टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। तो टोटल रेवेन्यू डियर हमारे पास है 1000 क्यू माइनस 2Q का स्केयर, और टोटल कॉस्ट क्या है हमारे पास, ये लिख लें, Q क्यूब माइनस 59Q का स्केयर प्लस 1315Q प्लस 2000। ओके, अब जो है वो ये क्या आ गया, 1000Q माइनस 2Q का स्केयर माइनस, ये अंदर वाली अलामतें चेंज हो जाएंगी, माइनस Q क्यूब है, माइनस प्लस क्या हो गया, प्लस का 59Q का स्केयर, माइनस प्लस क्या हो गया, माइनस 1315Q, और ये माइनस क्या आ गया, 2000। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, सिंप्लीफाई कर लें जी। पहले माइनस Q क्यूब आ गया, माइनस
क्यू क्यूब। अब क्यू स्क्वायर वाला उठाएंगे, 59 क्यू स्क्वायर है, इसमें से 2 क्यू स्क्वायर निकाल दें तो कितना बचेगा, ये 57 क्यू स्क्वायर बच गया। उसके बाद क्यू वाला ले लें, ये 1000 क्यू है, ये मनफी 1315 क्यू है, तो कितना बच गया, -315 क्यू बच गया, -315 क्यू बच गया, और माइनस क्या आ गया 2000। ओके, तो ये हमारे पास मुनाफा का तफ़ाइल आ गया। ये क्या हमारे पास आ गया, मुनाफा आ गया, ये हमारे पास मुनाफे का तफ़ाइल आ गया जी। तो ये मुनाफा हमारे पास ये आ गया। अब हमने बेशतरीन मुनाफा मालूम करना है। बेशतरीन मुनाफा मालूम करेंगे तो क्या करेंगे, पहले मुनाफे का पहला डेरिवेटिव ले लें, साथ साथ लिखते जाएं, मुनाफे का पहला तफरकीसर लेने से ये पहला डेरिवेटिव ले लें जी। क्या आएगा, ये -3q स्क्वायर प्लस 57 को 2 को 57 से मल्टीप्लाई किया तो 114 आ गया, 114q -315, ये पहला डेरिवेटिव आ गया जी हमारे पास। अब इसका जो है वो दूसरा डेरिवेटिव ले लें, सेकंड डेरिवेटिव लें जी, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, -6q आ गया प्लस का 114, ये सेकंड डेरिवेटिव आ गया। अब कंडीशन क्या थी, कंडीशन 2 थी, कौन सी थी कि मुनाफे का पहला तफरकीसात जो है वो 0 के बराबर हो, दूसरी क्या थी कि सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 हो। अभी हम पहले को 0 के बराबर रख के देखते हैं, पहली कंडीशन, यानी पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर करें जी, -3q स्क्वायर प्लस 114q -315 इज़ इक्वल टू 0। अब इसमें से देखो यार, इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये -3 कॉमन आ जाता है, ये -3 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, q स्क्वायर, यहाँ पे क्या बचा, माइनस कॉमन आ गया ना, इसलिए मैंने माइनस लिख लिया। यहाँ पे बचेगा 35 3 105 35 38 क्यू बच गया, और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा जी प्लस का 105 इज इक्वल टू क्या आ गया, 0 जी। -3 हमने कॉमन लिया स्मॉल करने के लिए, छोटा करने के लिए, ताकि जो है वो आगे फर्दर जो है इसकी कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो इसका मतलब है हमारे पास q स्क्वायर -38q प्लस 105 इज़ इक्वल टू 0 आ गया। अब जो है वो इसको आप तज्ज़ी के तरीके से जो है वो कर सकते हैं। तज्ज़ी का तरीका जो है वो करने के लिए क्या करते हैं जी, अब जी यही वाला यहाँ पे मैं करता हूँ, q स्क्वायर -38q प्लस 105 इज़ इक्वल टू 0। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करें, ये आ गया 105q स्क्वायर, इसके दो जोड़े बनाएं कि जमा या नफ़ी करें तो -38 आए, ज़रब या तकसीम करें तो 105 आए, तो जी 38 35 और 3 बन जाते हैं जी, बिल्कुल बन गया, यानी q स्क्वायर -3q -35q प्लस 105 इज़ इक्वल टू 0। तो इसमें से कॉमन क्या आता है, q आ गया कॉमन, यहाँ पे q बचा q -3, यहाँ पे -35 कॉमन आ गया, यहाँ पे क्या बचा q -3 इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 0। तो q -3 और दूसरा क्या है q -35 इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो q -3 इज़ इक्वल टू 0 और q इज़ इक्वल टू 35, तो q इज़ इक्वल टू अच्छा q -35 इज़ इक्वल टू 0, ये q इज़ इक्वल टू 3 आ गया और ये q इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 35। तो ये हमारे पास जो है वो q की दो वैल्यूज़ जो है वो आ गई हैं। अब हमने क्या करना है, इन्हीं q की दो वैल्यू को सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखेंगे मुनाफे के दूसरे तफ़ाइल में जी। तो मुनाफे के दूसरे तफ़ाइल में पुट करेंगे तो जिस q की वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 होगा, वो वाली q की वैल्यू उठा के क्या करेंगे, मुनाफे के तफ़ाइल में दर्ज कर देंगे जी। q की हमारे पास दो वैल्यू आ गई है, q बराबर 3 है और दूसरा q बराबर 35 है। q की दो वैल्यू को हम क्या करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करके देखें। पहले मैं 3 पुट करके देखता हूँ, एट q इज़ इक्वल टू 3, सेकंड डेरिवेटिव क्या आ रहा है भाई, ये -6 आ गया, और q की जगह क्या पुट करेंगे, 3 प्लस 114, तो ये आ गया जी -18 प्लस 114, तो ये आ गया हमारे पास 96 इज़ ग्रेटर दैन 0। तो क्या इसका मतलब है कि ये वाली q की वैल्यू ठीक नहीं है।
अगर आप 3 चीज़ें पैदा करें तो वो ठीक नहीं है, वो मुनाफा जो नहीं देगी, क्योंकि मुनाफे के लिए ज़रूरी है कि तफ़ाइल का पहला डेरिवेटिव जो है वो 0 के बराबर आए, मुनाफे का पहला डेरिवेटिव 0 के बराबर आए और दूसरा डेरिवेटिव लेस दैन 0 हो। लेकिन यहाँ पे दूसरा डेरिवेटिव क्या आ रहा है, ग्रेटर दैन 0 है, 96 इज़ ग्रेटर दैन 0। इसका मतलब है 35 अशिया पैदा करके देखें, क्यू बराबर है 35 करके देखें तो ये सेकंड डेरिवेटिव क्या आता है, क्यू बराबर है 35 पे, एट क्यू इज़ इक्वल टू 35। सेकंड डेरिवेटिव मुनाफे का क्या आता है, -6q + 14 है ना, 114 है, तो q की जगह जो है वो 35 पुट करके देख लें, 35 + 114, तो इसको इससे ज़रूर दें, 6 5 3 6 3 18 2 21, माइनस का 210 जमा का 114, ये क्या आ गया, माइनस का 96, -96 इज़ लेस दैन 0। तो इसका मतलब है q बराबर है 35, ठीक है। तो ये वो मकदार है, q बराबर 35, ये वो मकदार है जहाँ पे मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा होगा, जहाँ पे मुनाफा बेशतरीन होगा। अब हमने अगर बेशतरीन मुनाफा मालूम करना है तो q बराबर है ये जो 35 है ना, इसको उठाएंगे और इस मुनाफे के तफ़ाइल में दर्ज कर देंगे तो वो बेशतरीन मुनाफा मालूम हो जाएगा। अभी मैं करता हूँ, अभी मैं जो है वो करता हूँ, q बराबर है 35 को दर्ज करके हम जो है वो देखते हैं, इसमें जो है वो पुट करके जो है वो देखते हैं। अब q बराबर 3 को नहीं करेंगे, q बराबर है 35 को करेंगे जी। तो ये मुनाफा हमारे पास है, q की 2 वैल्यू आई थी, एक 3 आई थी, दूसरी 35 आई थी। q की वैल्यू 35 पे सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 था मुनाफे का, तो q बराबर है 35 को इसमें दर्ज कर देते हैं। प्रॉफिट इज इक्वल टू जहाँ जहाँ पे q है ना वहाँ पे 35 पुट कर दें, q की जगह 35 पुट किया, ये जो है वो q की जगह 35 पुट किया, 35 पुट किया, ठीक है। इसको आगे इसका क्यूब लिया तो ये आ गया, 35 का स्केल लेके 57 से ज़रब दिया तो ये आ गया, अब 35 को 315 से ज़रब दिया तो ये आ गया, 2000 लिख लिया हमने, इसको प्लस माइनस किया तो 13,925 आ गया। ये मुनाफा है जो बेशतरीन है, ये मुनाफा है जो ज़्यादा से ज़्यादा है, ये मुनाफा है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, ये वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है जिसकी हम बात कर रहे थे कि किस तरह से हम इसको जो है वो सॉल्व आउट करेंगे। अब यहाँ पे आगे लिखेंगे पस q बराबर है 35 पर मुनाफा 13,925 होगा, जो कि ज़्यादा से ज़्यादा है या बेशतरीन है, बेशतरीन है। तो जी स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको जो है वो समझ आ गई होगी, कोई इसमें जो है वो कोई एम्बिग्युइटी नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अभी ये क्वेश्चन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अभी गवर्नमेंट कहती है कि सवाल इस तरह से बनता है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो 5 रुपये फ़ी कई टैक्स लगा दे, या गवर्नमेंट जो है 5 रुपये सब्सिडी दे दे, तो फिर जो है वो टैक्स के बाद या सब्सिडी के बाद मुनाफा क्या होगा। अगर जो है वो टैक्स लगाते हैं तो टोटल रेवेन्यू में से जो है वो 5Q निकाल दें। अगर 5 रुपये फ़ी या कई टैक्स लगाते हैं ना, तो टोटल रेवेन्यू का जो तफ़ाइल है उसमें से क्या करेंगे, 5Q निकाल दें। और अगर जो है वो सब्सिडी देते हैं तो फिर क्या करेंगे, 5Q ऐड कर देंगे। उसको भी हम अभी जो है वो करते हैं जी। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि किसी शय का दर्जल तफ़ाइल तलब और तफ़ाइल मसारफ़ दिया गया है, ये P आपको दिया गया है और उसके बाद जो है TC भी दे दिया गया है। अब कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा मालूम करें, जिस तरह हमने पिछला क्वेश्चन किया है वही प्रोसेस है, वो अभी हम करते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मालूम करेंगे। उसके बाद कहता है ये भी बताया कि जिस मकदार पर MCMR बराबर हों वहाँ मुनाफा ज़्यादा होगा, ये हम नेक्स्ट करते हैं। उसके बाद कहता है कि अगर हुकूमत इजारादार पर 8 रुपये फ़ी कई टैक्स आयद कर दे तो टैक्स के बाद उसकी पैदावार कीमत क्या होगी, ये भी अभी हम जो है वो करते हैं। चलें जी, अब पहले हम करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मालूम करें। तो मुनाफा के लिए तो ज़ाहिर बात है, हमारे पास मुनाफे का ये फार्मूला है, टोटल रेवेन्यू में से टोटल कॉस्ट निकाल दें। तो टोटल कॉस्ट तो हमारे पास है, टोटल रेवेन्यू नहीं है, लेकिन P दिया गया है। अगर आप P को Q से ज़रब दे दो तो टोटल रेवेन्यू आ जाता है, क्योंकि आपको पता है कि मुकम्मल मुकाबले में P AR के बराबर होता है। AR किसके बराबर होता है, प्राइस के बराबर होता है।
और इसका मतलब है पी ए आर के बराबर है। तो पी आपको दिया हुआ है और टी आर किसके बराबर होता है, टी आर बराबर होता है पी मल्टीप्लाई बाय क्यू या ए आर मल्टीप्लाई बाय क्यू। तो टी आर अभी मालूम कर लेते हैं। आपको पी दिया गया है, पी आपको दिया है 29 माइनस 3Q। इसको आपने किससे मल्टीप्लाई करना है, Q से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या आ जाएगा 29Q माइनस 3Q का स्केयर। ये आपके पास टोटल रेवेन्यू आ गया। ये क्या आ गया, टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या आ गया 29Q माइनस 3Q का स्केयर माइनस TC कर दें। TC किसके बराबर है, Q स्केयर प्लस 5Q, ये TC है। तो इसमें से ये निकाल दें 29Q माइनस 3Q का स्केयर माइनस Q स्केयर, ये माइनस प्लस माइनस हो गया माइनस 5Q। तो अब 29 तरतीब से मैं लिख लेता हूँ, 3Q में से Q स्केयर निकाल दें तो क्या बचा माइनस 2 का Q स्केयर। अब 29Q है, इसमें से 5Q निकालें तो 24Q बच गया, 24Q। ये हमारे पास जो है वो मुनाफा आ गया। ये क्या आ गया, हमारे पास मुनाफा आ गया। अब हमने क्या करना है, मुनाफे का पहला डेरिवेटिव लेना है। वही प्रोसेस, पहला डेरिवेटिव लें, फिर मुनाफे का दूसरा डेरिवेटिव लें। पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखें, आपके पास Q की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करें। जिस Q की वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर दैन लेस दैन 0 होगा वो वाली Q की वैल्यू लें और मुनाफे में दर्ज कर दें। पहला पॉइंट तो हमने वही करना है ना, पहला पॉइंट तो हमने मुनाफा बेशतरीन मालूम करना है, वही करने लगे हैं। तो पहला डेरिवेटिव लें जी। पहला डेरिवेटिव जो है वो क्या आता है, ये आ जाएगा माइनस 4Q प्लस का 24। इसका दूसरा डेरिवेटिव लें तो क्या आ गया माइनस 4। देखें इसका मतलब है हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव में सिर्फ वो क्लियर हो गया, पता चल गया कि सेकंड डेरिवेटिव यहाँ पे लेस दैन 0 है, इसलिए वो Q की दो वैल्यू की कोई ज़रूरत ना है। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव माइनस 4 है विच इज़ लेस दैन 0। इसका मतलब है ये कंडीशन पहले वाली तो फुलफ़िल हो गई। अब हमने मिकदार मालूम करनी है जहाँ पे मुनाफा जो है वो बेशतरीन है। तो वो मिकदार मालूम कर लेते हैं। वो क्या करेंगे, कहाँ से मिकदार मालूम करेंगे, पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखें। क्या करेंगे, पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखेंगे। पहला डेरिवेटिव क्या है माइनस 4Q प्लस 24, माइनस 4Q प्लस 24 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। तो माइनस 4Q इज इक्वल टू क्या आ गया माइनस 24। तो Q इज इक्वल टू क्या आ गया, ये माइनस 24 है, ओवर क्या आ जाएगा माइनस 4, काट दें जी। Q बराबर क्या आ गया 6, Q बराबर क्या आ गया 6। अब ये जो हमने क्या मालूम करना है बेशतरीन मुनाफा, तो हमारे पास तो एक ही Q की वैल्यू आई है, दो तो नहीं आई, इसलिए सेकंड डेरिवेटिव भी लेस दैन 0 ऑलरेडी आ गया है। इसका मतलब है अगर सेकंड डेरिवेटिव लेस दैन 0 ना आता तो फिर हमारे पास Q की वैल्यू आती, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते। अभी करने की ज़रूरत नहीं है। पहली कंडीशन पूरी होगी कि पहला डेरिवेटिव दूसरा डेरिवेटिव लेस दैन 0 है, ये दूसरी कंडीशन पूरी होगी। अब पहली कंडीशन क्या है कि 0 के बराबर रख के देखें, देख लिया Q की वैल्यू आ गई। अब इसको Q की वैल्यू को क्या करना है, बेशतरीन मुनाफा मालूम करने के लिए Q की वैल्यू को मुनाफे के तफ़ाइल में दर्ज कर दें। तो मुनाफे के तफ़ाइल में जो है अभी हम दर्ज करते हैं। ये हमारे पास ये मुनाफे का तफ़ाइल है जी, ये वाला Q बराबर 6 आया ना। तो ये हमारे पास मुनाफे का तफ़ाइल है। क्या है मुनाफे का तफ़ाइल, माइनस 2Q स्केयर प्लस का 24Q। हाँ जी, तो इसमें जो है वो Q की वैल्यू पुट कर दें जी। 2Q स्केयर, Q की जगह 6 पुट करें क्योंकि हमारा मुनाफा 6 वो Q की वैल्यू 6 थी, प्लस 24Q। तो जी 6 तक से क्या होगा 36 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा माइनस 72, प्लस इसको इससे ज़रूर दे दें। हाँ जी 4 6 24, 4 2 8 और 6 4 24, 6 2 12, 12 और 2 14, 144 आ गया। 144 में से 72 निकाल दें तो कितना बचा 72 बचा। तो बस Q बराबर है 6 पर मुनाफा 72 ज़्यादा से ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा है। ये सवाल हमारा हल हो गया, पहला पॉइंट जी। तो यहाँ पे छोटी सी गलती होगी कि हमारे पास TC जो है वो Q स्केयर माइनस 5Q नहीं था, माइनस Q स्केयर था।
और यहाँ पे मैंने जो ये माइनस वंस क्या हो गया, प्लस का क्यू स्क्वायर आ गया। अब -3 क्यू स्क्वायर में से प्लस का क्यू स्क्वायर निकाला तो ये बच गया, ठीक है। तो ये प्रॉफिट इसके बराबर आया था। तो ये हमने मुनाफा मालूम किया था। अब अगर गवर्नमेंट 8 रुपये फ़ी इकाई टैक्स लगा दे, क्या है, 8 रुपये हुकूमत 8 रुपये फ़ी इकाई टैक्स आयद करती है, तो क्या करना है, टोटल रेवेन्यू का आपके पास तफ़ाइल था 29Q - 3Q स्क्वायर, इसमें से क्या किया, -8Q कर दिया। देखिए अगर जो है वो गवर्नमेंट टैक्स लगाती है तो TR में से वो निकाल देना है। 8 रुपये फ़ी इकाई है तो -8Q कर दें, अगर 5 रुपये फ़ी इकाई है तो -5Q कर दें, अगर 10 रुपये फ़ी इकाई है तो -10Q कर दें। और अगर हुकूमत जो है वो एआने देती है, सब्सिडी देती है, तो फिर क्या करना है, इसमें ऐड कर देना है। फ़र्ज़ करो हुकूमत 8 रुपये फ़ी इकाई सब्सिडी दे देती तो +8Q कर देते, ये फ़र्क है। अगर टैक्स लगाती है तो माइनस कर दें और सब्सिडी देती है तो प्लस कर दें। अब देखें आगे टोटल रेवेन्यू 29Q में से 8Q निकाल दें, 21Q आ गया, -3Q स्क्वायर हमने लिख लिया। अब टैक्स आयद करने के बाद मुनाफा क्या होगा, हमने टोटल रेवेन्यू तो निकाल लिया, टोटल कॉस्ट पहले ही हमारे पास है, तो प्रॉफिट किसके बराबर होता है, प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। टोटल रेवेन्यू हमारे पास ये अब नया यानी टैक्स लगाने के बाद 21Q - 3Q स्क्वायर ये आ गया, हमने लिख लिया, माइनस TC हमारे पास क्या था, TC हमारे पास ये था -Q स्क्वायर + 5Q, ये हमने -Q स्क्वायर + 5Q लिख लिया। अब इसको आगे जो है वो सॉल्व किया जी, -1 प्लस Q स्क्वायर आ गया, माइनस प्लस माइनस आ गया, ठीक हो गया। अब इसको आगे सॉल्व कर लें, 21Q में से 5Q गए, 16Q आ गया, -3Q स्क्वायर + Q स्क्वायर जो है वो -2Q स्क्वायर आ गया। ये आपका आ गया मुनाफा। ये कौन सा मुनाफा है, ये टैक्स आयद करने के बाद का मुनाफा है, यानी ये टैक्स के बाद मुनाफा। अब आपने एग्जैक्ट मुनाफा मालूम करना है तो जारी बात है टैक्स आयद करने के बाद जो है वो इसका पहला डेरिवेटिव निकाल लें, फिर दूसरा डेरिवेटिव लें, वही प्रोसेस, वही पहले वाला प्रोसेस, बिल्कुल भी चेंज नहीं है। प्रोसेस सेम है कि अब मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ मुनाफा के बाद टैक्स आयद करने के बाद मुनाफा या प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगी जी। तो मुनाफा किसके बराबर होता है, मुनाफा किसके बराबर है, 16Q - 2Q स्क्वायर, ये आया ना टैक्स आयद करने के बाद मुनाफा। अब मुनाफे का पहला डेरिवेटिव ले लें, क्या आएगा, ये 16 - 4Q। अब क्या करेंगे, मुनाफे का दूसरा डेरिवेटिव ले लें, साथ साथ लिखते जाएं, टैक्स आयद करने के बाद मुनाफा का पहला तफरकीसर, टैक्स आयद करने के बाद मुनाफे का दूसरा तफरकीसर क्या आया, -4, 16 का 0 आएगा, इसका -4 आ गया, -4 इज़ लेस दैन 0। सो अब देखें आपने दो रूल पढ़े थे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के, पहला क्या था कि मुनाफे का पहला तफरकीसर 0 के बराबर होना चाहिए, दूसरा क्या था कि मुनाफे का सेकंड डेरिवेटिव जो है लेस दैन 0 होना चाहिए, तो ये लेस दैन 0 है, इसका मतलब है कि ये हमारा सवाल ठीक है। अब पहले जो पहला आपका क्या कहते हैं मुनाफे का फाइल है उसको 0 के बराबर रख लें, पहली कंडीशन उससे कंडीशन भी तो पूरी करनी है ना हमने। तो जी ये क्या है, 16 - 4Q इज़ इक्वल टू क्या कर लिया, 0। तो अब -4Q है, 16 उधर ले जाएं, 16 उधर जाकर क्या हो जाएगा, -16। अब Q इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये -16 है और ये -4 है, इधर आकर तकसीम हो गया, तो Q इज़ इक्वल टू क्या आ गया, 4। बस टैक्स आयद करने के बाद मिकदार कितनी होगी, 4। टैक्स से पहले कितनी थी, 6। टैक्स से पहले मुनाफा कितना था, 72। टैक्स आयद करने के बाद मुनाफा क्या है, वो अभी जो है हम ये जो Q बराबर 4 आया ना, इसको मुनाफे के तफ़ाइल में जो है वो दर्ज कर लें, Q बराबर 4 को मुनाफे के तफ़ाइल में दर्ज कर लिया। ये 16 है, Q की जगह जो है 4 पुट कर लें, -2Q की जगह 4, इसका स्क्वायर, ये 64 आ गया, -4 का स्क्वायर 16 को 2 से मल्टीप्लाई करें 32, तो ये कितना आ गया, 32। अब
देखिए किस तरह से आगे जो है इसको हम लिखते हैं कि टैक्स आयद करने से पहले मिकदार, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ आखिर पे जो जवाब लिखने लगा हूँ। टैक्स आयद करने से पहले मिकदार कितनी है जी? 6। क्लियर? या ऐसे ऐसे लिख दें, Q बराबर है 6। टैक्स आयद करने से पहले मुनाफा, टैक्स आयद करने से पहले मुनाफा कितना था? प्रॉफिट इज इक्वल टू 72। अब टैक्स आयद करने के बाद मिकदार, टैक्स आयद करने के बाद मिकदार, यानी Q बराबर कितना आ गया था? 4, क्योंकि ये 4 आ गया था टैक्स के बाद। और टैक्स के बाद मुनाफा क्या है? टैक्स के बाद मुनाफा कितना है आपका? मुनाफा इज इक्वल 32 है। यानी ये है टैक्स करने के बाद मिकदार और मुनाफा, ये है टैक्स से पहले, टैक्स आयद करने से पहले मिकदार और मुनाफा। तो ये है हमारा जो है वो जिसकी हम बात कर रहे थे कि बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर, कि ये बीए के लिए तो स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है। बीए की जो है वो पेपर में भी आता है, इसमें से 15 नंबर का लाजमी क्वेश्चन आता है, और फिर जो है इसका प्रैक्टिकल जो है उसमें भी 15 नंबर का लाजमी आता है। तो ये देखें क्वेश्चन जो है वो कैसे आप इसको सॉल्व आउट करेंगे। तो ये देखिए जी क्वेश्चन जी, ये क्वेश्चन है हमारे पास, आर एफ क्यू ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मालूम करें। आर एफ क्यू इज इक्वल टू दिस, सी एफ क्यू इज इक्वल टू दिस। तो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा मालूम करना है। ये क्या आपका टी आर है, ये क्या है टी सी है। मुनाफा मालूम कर लें जैसे कि किया है हमने। सिमिलरली ये है, सिमिलरली ये है तीसरा जो उसमें पी दिया है, टी आर नहीं है, तो क्या करेंगे? पी को क्यू से मल्टीप्लाई कर दें तो टी आर आ जाता है। अब इसी तरह ए सी है, टी सी नहीं है, तो ए सी को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, टी सी आ जाएगा। आगे सेम प्रोसेस है, सिमिलरली ये है। आगे कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा या बेहतरीन मुनाफा मालूम करें। इस क्वेश्चन में से फिर कहता है फ़र्ज़ करें कि गवर्नमेंट 6 रुपये फ़ी इकाई के हिसाब से टैक्स आयद करती है। टैक्स लगाने के बाद जो है मुनाफा कीमत और मिकदार क्या होगी जी। तो पहले तो आपने जो है वो क्या करना है, इसका जो है वो टी आर बना लेना है। पी आपको ये दिया हुआ है, टी आर बना लेना है, मल्टीप्लाई पे क्यू करेंगे तो ये टी आर आ जाएगा। ये ए सी दिया गया है, टी सी बनाना है, मल्टीप्लाई पे क्यू करेंगे ए सी को तो टी सी आ जाएगा। तो आगे प्रॉफिट मालूम कर लेनी है, उसके बाद प्रॉफिट का पहला डेरिवेटिव, फिर दूसरा, पहले डेरिवेटिव को 0 के बराबर रखना है, क्यू की वैल्यू आ जाएगी, उसको सेकंड डेरिवेटिव में पुट करना है। जिस क्यू की वैल्यू पे सेकंड डेरिवेटिव जो है वो लेस दैन 0 आया है, उस क्यू की वैल्यू को मुनाफा के तफ़ाइल में दर्ज करने से हमें ज़्यादा से ज़्यादा या बेहतरीन मुनाफा मालूम हो जाएगा। उसके बाद जो है वो गवर्नमेंट 6 रुपये फ़ी का ही टैक्स आयद कर देती है। तो क्या करना है, जो आपका टी आर होगा ना, टोटल रेवन्यू होगा, जैसे हमने यहाँ पे किया था, तो टोटल रेवन्यू में से क्या करना है, आपने 6 क्यू निकाल देने हैं, -6 क्यू कर देने हैं। ठीक है, तो उसके बाद सेम प्रोसेस जो है वो यही वाला। अब एक अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे वो कहता है कि अगर हुकूमत 3 रुपये फ़ी इकाई सब्सिडी देती है, तो सब्सिडी के बाद कीमत और मिकदार क्या होगी। तो 3 रुपये सब्सिडी दे तो क्या करना है, टोटल रेवन्यू में सब्सिडी को ऐड कर लेना है, यानी टोटल रेवन्यू की जो भी इक्वेशन है उसमें +3Q कर देना है। तो जी डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का जो लेक्चर है आपको बड़ा पसंद आया होगा, और ये बीए वालों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट भी है। और इसके किसी क्वेश्चन की जो है वो किसी को समझ ना आई हो तो कमेंट बॉक्स में जो है वो ज़रूर लिखिएगा। आपको इंशाल्लाह जो है वो आपके मसले को हल किया जाएगा, आपके सवाल को हल किया जाएगा। दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, फिर लैपटॉप आप लैपटॉप